कराना है। उससे बाद आपकी जिम्मेदारी अपोजिशन है मुल्क की असेंबली के अंदर, मुल्क की सेनेट के अंदर। क्या आप वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? तरमीम पास हो जाएगी? आप क्या समझते हैं, नंबर गेम्स तो पूरे नहीं है? पास तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इजाजत दे दी है कि अपना जमीर बेच दो, पैसे पकड़ लो, हॉर्स ट्रेडिंग कर लो और आईनी तरमीम पास कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दो बुनियादी बातें आपके सामने करनी है, बाकी तो कुछ तकरीर हो गई है। एक आईनी तरमीम की बात है। हमारी जमात ने बहुत से लोगों से मशवरा भी किया है। आज सबसे बड़ी जरूरत आईनी तरमीम के हवाले से ये है, खास तौर पर मुल्क के हालात को सामने रखते हुए, जो आज सूबों के दरमियान हालात हैं, जो सियासी जमातों के दरमियान हालात हैं, कि जो आईनी तरमीम जिसके पास भी हैं, हुकूमत के पास हैं, पीस पार्टी के पास हैं, मौलाना साहब के पास हैं, अवाम के सामने रखें। और इसका आसान तरीका ये है कि जो कमेटी इन तरमीम को देख रही है, वहां पर प्रेस को इजाजत दे दें, वहां पर टीवी कैमरे लगाएं, ताकि पता चले कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो जैसे भी हैं वो क्या सोच रहे हैं। यहां पर एक बड़ी बात चलती है, वो आईनी अदालत की चलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की डिमांड आज तक मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। कुछ लोग ये कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात हुई थी, उस वक्त बड़े मखसूस हालात थे मुल्क में जमहूरियत नहीं थी। उसके बाद वही जमातें जिन्होंने सीओडी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उनकी हुकूमतें भी मुल्क में आई हैं। इस अरसे में 6-7 आईनी तरामीम भी हुई हैं। किसी ने आईनी अदालतों की बात नहीं की। पिछले साल एक कानून बना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान, कमेटी की गुंजाइश रखी गई उस कानून में। तो अगर मुल्क में मसला ये है कि अदालतें आईनी मामलात में फंसी रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट आईनी मामलात में फंसा रहता है, उसको वक्त नहीं मिलता मामलात देखने के लिए, तो इसका बड़ा आसान हल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें जो इन मामलात को देखा करे और इन मामलात को निपटा लिया करे। वरना जो आईनी अदालत का निज़ाम है, ये अवाम को मजीद तकलीफ भी देगा और मजीद मुश्किलात से हमकनार करेगा। इसकी गुंजाइश जो उस वक्त जब आइन बन रहा था, आइन बनाने वालों ने इस बारे में बहस की थी, और आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो आखिरी तकरीर की थी आइन पास होने के बाद, उसको जरा मंगा कर देख लें। उन्होंने ये बताया था कि क्यों आईनी अदालतें नहीं होनी चाहिए। तो जो आइन बनाने वाले थे, उन्होंने ये सब बातें समझ कर ये मामला किया था। आईनी अदालत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। ये गलती का मैं एक और बात कर लूं। आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि जजेस की सिलेक्शन कैसे हो, मुल्क में जज कैसे बना करें, क्योंकि आज तक जो निज़ाम भी आए वो नाकाम हो गए। और ख़ास तौर पर जो 19वीं तरमीम के हवाले से जो निज़ाम आया है, उसके हालात, जो वहां से हालात पैदा हुए, वो आपके सामने हैं। जजेस की सिलेक्शन का सिर्फ एक तरीका है कि वो अवाम के सामने पब्लिक स्क्रूटनी से हों, पार्लिमानी कमेटी करे, लेकिन अवाम के सामने उनसे पाकिस्तान के अवाम भी सवाल कर सकें कि तुम्हारी जिंदगी की हकीकत क्या है, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम्हारी इंटेग्रिटी क्या है। वो लोग जज बने जो पाकिस्तान के अवाम के सामने इस पैमाने पर पूरा उतर सके। ये बात थी। और दूसरा, चीफ जस्टिस की जो सिलेक्शन है, इसमें ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं हो सकता, हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं हो सकता, वरना ये तबाही का रास्ता होगा। क्या ये इन्हीं तरमीम जी आप बताएं। तरमीम पास हो जाएगी? आप क्या समझते हैं, नंबर गेम्स तो पूरे नहीं है? पास तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इजाजत दे दी है कि अपना जमीर बेच दो, पैसे पकड़ लो, हॉर्स ट्रेडिंग कर लो और आईनी तरमीम पास कर दो। 15 अक्टूबर को देखिए, हक आपका हक है, हर जमात का, हर शख्स का एहतजाज कर सके, बोल सके। लेकिन इस वक्त आपके दारुल हुकूमत में दुनिया के बड़े ममालिक के वफद आए हुए हैं,
SCO की कॉन्फ्रेंस है जो कई सालों में एक दफ़ा पाकिस्तान में होती है, मेरा ख्याल 10 साल में एक दफ़ा होती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज PTI भी हुकूमत में है, KP की हुकूमत उनके पास है, कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि उस पर कोई हरफ ना आए। तो थोड़े दिन इंतजार कर लें, 15 तारीख से 18 तारीख कर लें, ये शौक भी पूरा कर लें। आज PTI की पहली जिम्मेदारी KP की हुकूमत को चलाना है, उससे बाद आपकी जिम्मेदारी अपोजिशन है मुल्क की असेंबली के अंदर, मुल्क की सेनेट के अंदर, कि आप वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। पहले ताकत से इस्तेमाल किया गया, फिर इसको कलदम किया गया, फिर मुखालिफ सिंध में चलने वाली दोनों हुकूमत से एक हो गए। देखिए, ये वही नाकाम सोच है जिसकी बात मैंने आज की है कि आप क्यों अवाम को अपने इजहार राय के हक से, एहतजाज के हक से महरूम करना चाहते हैं। PTM से आपका इख्तलाफ हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, लेकिन ये इख्तलाफ राय है। आप किस तरह अवाम जिस बात को सुनना चाहते हो, जिरगा है, ये बात हो रही है कि क्या मुश्किलात हैं, उनका हल क्या है, आप किस तरह उसको कलअदम करार दे सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। ये एक नाकाम सोच है, ये खौफ की सोच है कि हम बात भी नहीं करने देंगे, हम आपको मिलने नहीं देंगे, और बिल आखिर क्या हुआ? चंद दिनों में आपको अपनी बातें वापस लेनी पड़ी। तो ये यू टर्न जो है ना, यही मुल्क को खराब करते हैं। आज वो लोग क्या सोच रहे हैं जो जिरगे में शरीक हैं कि ये मुल्क हमें बात करने के हक से भी महरूम करना चाहता है। जब आप बात करने के हक से, एहतजाज के हक से किसी को महरूम करते हैं, फिर वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है। सर, आपने मौलाना को दुआएं देने की बात की, मौलाना की सियासत के बारे में प्रेडिक्शन बहुत, तो ये तो आपके ख्याल में ये नहीं होगा कि कल आप उनको बददुआएं देंगे कि आइए लोग, क्योंकि किसी भी तरीके से मेरे ख्याल में वो PTI को भी राजी कर देगी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर उस रात मौलाना साहब भी शामिल हो जाते तो वो एक आईनी तरमीम आज आइन का हिस्सा बन चुकी होती। मैंने उस हवाले से दुआ दी। कल अगर मौलाना साहब कोई गलती करते हैं तो उस पर एहतजाज करना, उसको कंडेम करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी। ये आपकी तारीख रही है, कोई नई बात तो नहीं है। आपके सामने हमारे मुल्क में चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, सेनेट के चेयरमैन बने हैं, जिनकी एक वोट भी उस ऐवान में नहीं थी, लेकिन वो बन गए, और यहां पर लंबी तारीख है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था, आज उसको फिर खोल दिया गया। मैं 63 की जो पहली तशरीह थी, ना उससे इतफाक करता हूं, ना इससे इतफाक करता हूं, लेकिन जो पहली तशरीह थी, जितनी भी उसमें खामियां हों, उसने पाकिस्तान के जो मारूजी हालात थे, शायद उसके अंदर वो एक बेहतर फैसला था। देखिए, मुस्लिम लीग नून की एक बुनियादी सोच थी, एक बुनियादी पॉलिसी समझें, वो वोट को इज्जत दो की पॉलिसी थी। वोट को इज्जत दो क्या होता है? वोट को इज्जत दो होता है आइन का रास्ता। हम आइन के रास्ते पर चलेंगे। जब मुस्लिम लीग नून उसे हटी, उसने इक़्तिदार का रास्ता चुना, तो फिर बहुत से लोग उससे इस बात पर खाइफ हैं। ये बुनियादी फर्क है। अगर वो आइन के रास्ते पर रहते तो आज मेरी नजर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होती। ये बताइए, चौधरी निसार साहब ने कैसर साहब से मुलाकात की और वो PTI वाले यही कह रहे हैं कि PTI ज्वाइन कर रहे हैं। आपने, आप बकौल वो आपके कुलीग हैं, क्या आपने चौधरी निसार साहब को दावत दी है कि अपने पार्टी में आने की? नहीं, हमने किसी से बात नहीं की। हमने अपनी सोच सबके सामने रखी है। जिसने भी राब्ता किया हम उसके साथ हैं। बाकी जो निसार साहब का हक है, जो भी सियासी अपना फैसला करें, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि आज बात सियासत की तरफ नहीं रही, बात कुर्सियों की नहीं रही, बात आज मुल्क की है। मुल्क के अंदर ये इंतशार होगा तो मुल्क नहीं चलेगा, अवाम की तकालीफ दूर नहीं होंगी। इस बातों को आज इस मुल्क की लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, जुडिशल हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इन बातों को समझे और इनके मुताबिक, अवाम की मांगों के मुताबिक मुल्क के फैसले होने चाहिए। जो भी हुकूमत किसी जगह भी हो, जो पाकिस्तान के 2 करोड़
65 लाख बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, जिनकी अक्सरियत पंजाब में है, उनकी अगर बात नहीं करेगी तो मैं इस हुकूमत को नाकाम ही समझूंगा। सर ये बताइए, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला लापता अफराद का है, उनका भी ये सफा आजकल जारी है, तो पाकिस्तान आवाम पार्टी की सोच में क्या है, क्या बात है? देखिए, आपने हर एक की बात सुननी है, उसके मसले को सुनना है, उसको हल करना है, उसके हक उसको देना है। ये बुनियादी बातें होती हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं, आप अपनी हुकूमतें ठोसेंगे उन पर, आप वहां के लोगों को इलेक्शन हरवाएंगे, लिस्टें बनाएंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो फिर वही हालात होंगे जो बलूचिस्तान में है। आपके सामने परसों 20 मजदूर शहीद कर दिए गए एक बड़े खौफनाक तरीके से। इसकी क्या वजूहत? आज उन वजूहत को देखें कि लोग क्यों ये हालात यहां पर पहुंचे हैं, तो उसके बाद आपको हल मिलेगा। थैंक यू जी।